तो बेटा आज हम लोग रूल ऑफ इन्फ्रेंस देखेंगे, ठीक है। और ये प्रेडिकेट कैलकुलस के हैं। तो सबसे पहले एक एक करके रूल देख लेते हैं, यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन और यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर इस रूल को समझें, ये क्या है कि ये कह रहा है कि फॉर एवरी, अगर x की हर वैल्यूज़ के लिए px ट्रू है तो उनमें से कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, यानी इट इज़ ए पर्टिकुलर वैल्यू, c स्टैंड फॉर पर्टिकुलर वैल्यू, उसके लिए क्या होगा, px ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता कि लेट सपोज वो जो फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया था वो px x कैन फ्लाई, क्लियर। और इसमें लेट सपोज जो यूनिवर्सल सेट है हमारा वो ऑल फ्लाइंग वर्ड्स का है। सर ये आपने सी क्या बताया, क्या है? सी पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है, मैं उसी को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट सपोज एक्स कैन फ्लाई, एक्स के अंदर आपके पास पैरेट भी आ सकता है, पैरेट कैन फ्लाई, यानी कि यूडी जो है ऑल फ्लाइंग बर्ड्स का, तो पैरेट भी हो सकता है आपका, मे बी ये आपका है ना कोई पिजन हो, क्लियर। तो और भी फ्लाइंग बर्ड्स आएंगे, आपका क्रो भी हो सकता है, ठीक है, स्पैरो भी हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी फ्लाइंग बर्ड्स की हैं। अगर इनमें से x हर वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, नहीं फॉर एवरी x px इज ट्रू, ये px ट्रू होगा, तो उनमें से एक पर्टिकुलर वैल्यू लेट सपोज पैरेट के लिए भी ट्रू होगा, तो c स्टैंड फॉर पर्टिकुलर वैल्यू, तो यानी कि इस एग्जाम्पल मेरे लिए क्या हो गया, वो पैरेट, क्लियर। नाउ इसके अपोजिट साइड चलते हैं। अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट ये है UD, ठीक है, तो x की हर वैल्यूज़ के लिए px ट्रू है, तो अगर x की पर्टिकुलर यानी कि पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए अगर ये pc ट्रू होता है, लेट सपोज पैरेट के लिए आपके क्या pc कुछ इस तरह से होता है, pc डेट इज पैरेट कैन फ्लाई, और पैरेट जो आपके आ रहा है वो किससे आता है, इस यूनिवर्सल सेट से आता है, तो x की हर वैल्यूज़ के लिए भी क्या होगा, ये ट्रू होगा। सो कंक्लूजन होगा फॉर एवरी x px इज ट्रू, सो इट इज़ ए कॉल्ड स्पेसिफिकेशन, और जहाँ इसका जनरलाइजेशन हो रहा है तो इट इज़ ए कॉल्ड जनरलाइजेशन। यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ किया गया इसलिए ये हुआ यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन, और ये हो गया यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, क्लियर। नाउ सेकेंड रूल, थर्ड रूल में जो आपके पास आता है एक्सटेंशियल स्पेसिफिकेशन। फिर वही चीज़, अगर मैं यही एग्जाम्पल लेता हूँ और इस एग्जाम्पल में ऑल फ्लाइंग बर्ड्स ना लेके मैं आपकी ऑल बर्ड्स ले लेता हूँ, तो यहाँ पर x की कुछ वैल्यूज़ के लिए ये क्या है, px ट्रू है, क्लियर। तो x की कुछ वैल्यूज़ के लिए px ट्रू है। अब उनमें से जिसके लिए ट्रू है, लेट सपोज जो फ्लाइंग बर्ड्स है, ऑल फ्लाइंग बर्ड्स में अगर देखा जाए, सॉरी ऑल बर्ड्स में जो आपके पास आ रहा था, पैरेट भी आ रहे थे, पेंगुइन भी आ रही थी और पिजन्स भी आ रहे थे, तो पैरेट और पिजन्स के लिए तो ये ट्रू हो गया ना, पेंगुइन के लिए ट्रू नहीं हुआ। तो यानी कि जो सम वैल्यूज़ हैं x की जिसकी वजह से px ट्रू हो रहा था, उनमें से एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए क्या होगा, ये ट्रू होगा। सो इसका कंक्लूजन क्या होगा, अगर आपके पास प्रोमाइसिस है देयर एग्जिस्ट x px, देन कंक्लूजन इज pc स्टैंड फॉर c स्टैंड फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, क्लियर। अब इसका जस्ट अपोजिट जनरलाइजेशन, यानी पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए आपका ट्रू है, तो उनमें से कुछ सेट्स, जैसे कि अगर मैं सपोज दैट इस सेट के अंदर हमारे पास लेट सपोज 3 ये वर्ड्स होती हैं, एक पैरेट होती, पिजन होता और एक पेंगुइन होती, ठीक है। तो c की वैल्यू लेट सपोज पैरेट है, तो पैरेट के लिए ये ट्रू है, पेंगुइन के लिए ट्रू है, पिजन्स के लिए नॉट ट्रू है, ठीक है। तो कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यूज़, तो कुछ दोनों वैल्यूज़ अगर ले लेता है उनके, तो x की क्या हो गई, 2 वैल्यूज़ हो गई, तो x की सम वैल्यूज़ के लिए क्या होगा आपका px ट्रू, क्लियर। नाउ 2 रूल और आपके पास, यूनिवर्सल मॉडस पोनेंस एंड यूनिवर्सल मॉडस टॉलेंस। यूनिवर्सल मॉडस पोनेंस कहता है कि सेम मॉडस पोनेंस की तरह है, पर यहाँ पर क्वांटिफायर यूनिवर्सल
क्वांटिफायर यूज हुआ है इसलिए यूनिवर्सल मॉडस पोनेंस हो गया। फॉर एवरी एक्स पी एक्स इम्प्लीकेशन क्यू एक्स, और एक्स जिस सेट से आया उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू, या तो यहाँ पर तो जनरलाइज्ड है फॉर्म, और उसमें से एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए यानी कि पी सी के लिए, तो देन कंक्लूजन क्या हो जाएगा, क्यू सी हो जाएगा। यानी कि एक्स उस सेट से जिसका ये जनरलाइज्ड फॉर्म है उसमें से एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए कंक्लूजन मिल जाएगा, इट इज़ ए क्यू सी। सेम मैनर में मॉडस टॉलेंस है, जैसा आपके पास पहले मॉडस टॉलेंस था, यूनिवर्सल इसलिए आया क्योंकि यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ किया गया, ठीक है। पी एक्स इम्प्लीकेशन क्यू एक्स, क्यू सी डेट मीन्स नेगेशन ऑफ क्यू सी, डेट मीन्स पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो आपको कंक्लूजन मिलेगा नेगेशन पी सी यानी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। क्लियर। एक्सटेंशियल मॉडस टॉलेंस और एक्सटेंशियल मॉडस पोनेंस, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक्सटेंशियल मॉडस पोनेंस एंड existential modus tollens does not exist, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब मैं इनका यूज़ कहाँ पर है, पहले क्योंकि जो मेन जो फोकस होगा वो अधिकतर इन चारों रूल्स पर होगा, ठीक है। देखो करना क्या है, इन क्वेश्चंस के अंदर जो आपके पास प्रेडिकेट कैलकुलस के आएंगे या फिर मैं कहता हूँ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के क्वेश्चंस आएंगे, इसमें जो क्वांटिफाइड क्वेश्चंस होंगे, मीन्स जो प्रपोजिशंस होंगी वो क्वांटिफाइड होंगी, फॉर एवरी से होंगी, ठीक है, या फिर देयर एग्जिस्ट, मीन्स एक्सटेंशियल क्वांटिफायर यूज़ हुआ होगा या यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ हुआ होगा, ठीक है। बट इन्हें जब हम सॉल्व करने के लिए आएंगे तो हमारे पास केवल देखा जाए तो 6 रूल हैं, तो इनको हम यूज़ करते हैं। जैसे हम स्पेसिफिकेशन को यूज़ करेंगे, स्पेसिफिकेशन को यूज़ करने के बाद हम पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे ले आएंगे, यानी कि कोई स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट का हम यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन अप्लाई करते हैं और वो पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे आ जाता है। जैसे ही पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे आ जाता है तो ये डेट मीन्स ये प्रपोजिशन बन गई, और अगर ये प्रपोजिशन बन गई तो हमारी प्रपोजिशंस के पिछले जो 10 रूल्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है, वो सारे ओपन हो जाएंगे और हम वो 10 रूल्स हम अप्लाई कर देंगे, और फाइनली हमें जो आंसर चाहिए होगा वो क्वांटिफाइड ही फॉर्म में चाहिए होगा, ठीक है। तो हमें फिर से उसका क्या करना पड़ेगा, जनरलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर से हुआ है तो हम स्पेसिफिकेशन निकालेंगे, देन उसको हम वापस यूनिवर्सल जनरलाइज कर देंगे, या एक्सटेंशियल क्वांटिफायर से क्वांटिफाइड है तो हम उसका है ना पर्टिकुलर वैल्यू पे लाके हम प्रपोजिशंस बना देंगे, और प्रपोजिशंस हम सारे रूल्स अप्लाई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद वापस उसको एक्सटेंशियल जनरलाइज्ड रूल लगा के, एक्सटेंशियल जनरलाइजेशन रूल लगा के हम वापस उसको जनरलाइज कर देंगे, यानी क्वांटिफाइड कर देंगे दोबारा एक्सटेंशियल क्वांटिफायर से। तो इस तरह से कुछ इसकी वर्किंग होगी यहाँ पर, क्लियर। तो इसके लिए छोटे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ले रहा हूँ, check the validity of following argument। आर्गुमेंट है all animal are mortal, full stop, all human being are animal, therefore all human
being are mortal। क्लियर। सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रपोजिशंस कितनी है। क्लियर। सो लेट हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर बात हो रही है कि एनिमल्स की, बात हो रही है ह्यूमन बीइंग की, और बात हो रही है किसकी, मॉर्टल की। ठीक है ना। तो हम लेट एज्यूम कर लेते हैं पी एक्स इज एनिमल, क्यू एक्स इज ह्यूमन बीइंग, और आर एक्स एज्यूम कर लेते हैं कि आर एक्स है, एक्स इज मॉर्टल। क्लियर। नाउ अब हमें प्रूव क्या करना है, पहले टू प्रूफ में हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को हम आर्गूमेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है। तो क्या है, ऑल एनिमल्स दैट मीन्स फॉर एवरी एक्स कॉमा ऑल एनिमल्स आर मॉर्टल, यानी कि पी एक्स इम्प्लीकेशन मॉर्टल दैट मीन्स आर एक्स। दूसरा स्टेटमेंट ऑल ह्यूमन बींग्स आर एनिमल, तो ऑल एनिमल्स के लिए फॉर एवरी ह्यूमन बींग दैट मीन्स क्यू एक्स इम्प्लीकेशंस आर एनिमल, यानी कि एनिमल दैट मीन्स पी एक्स। क्लियर। देयरफॉर यानी कि अब आपके पास क्या हो गया, कंक्लूजन आ गया। देयरफॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी कि ऑल वर्ड यूज किया तो फॉर एवरी एक्स यूनिवर्सल क्वांटिफायर आएगा। ठीक है। ह्यूमन बींग क्यू एक्स इम्प्लीकेशन आर मॉर्टल मीन्स आर एक्स। क्लियर। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है, तो इसको हम प्रूव करेंगे कि वैलिडिटी चेक करते हैं। वैलिडिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हमें जो गिवन है वो गिवन प्रोमाइसिस लिख लेते हैं। फॉर एवरी एक्स पी एक्स इम्प्लीकेशन आर एक्स, इट इज गिवन टू अस। सेकेंड, फॉर एवरी एक्स क्यू एक्स इम्प्लीकेशन पी एक्स, इट इज ऑल्सो गिवन टू अस। ठीक है। दो चीज़ें आपको गिवन है, इट इज ए गिवन। क्लियर। अब देखो जो हम मुझे चाहिए वो यहाँ पर ये कंक्लूजन चाहिए क्यू एक्स इम्प्लीकेशन आर एक्स। साफ साफ दिख रहा है कि हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म लग सकता है, क्योंकि यहाँ से Q2 P है, P2 R है, तो Q2 R मिल जाएगा अगर हम हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म लगा दें। पर यहाँ पर हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म तो डायरेक्टली तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऊपर तो इस टाइप का हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म का यहाँ पर कोई रूल तो बनाया नहीं या बताया ही नहीं आपको। तो यहाँ पर आप यूज़ क्या करेंगे, यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन यूज़ करेंगे ताकि वो पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे आ जाए। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं थर्ड नंबर पे यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि अब फॉर एक्सटेंस यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स आपका रिमूव होगा, और अब हम बात करेंगे किसी पर्टिकुलर वैल्यूज़ की, उस सेट से जिस सेट में x बिलोंग कर रहा था, जिसको जनरलाइज किया था, उस सेट की एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए। लेट सपोज वो a ले लेते हैं, तो वो a एलिमेंट है, तो इम्प्लीकेशन आर ए। सेम मैनर में सेकेंड वाले में भी हम यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन अप्लाई कर देते हैं। ऑफ सेकेंड। सो अगेन यहाँ पर हम x जिस सेट्स में बिलोंग कर रहा था, जिसको हमने जनरलाइज किया था, ठीक है ना, उसमें से एक पर्टिकुलर वैल्यू, लेट सपोज इट इज़ ए, उस सेट की पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है, और इट इज़ ए पी ए। अब यहाँ पर हम हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म इजीली लगा सकते हैं। सो फिफ्थ नंबर पे हम अप्लाई करेंगे हाइपोथेटिकल
अरिथमेटिकल सिलोगिज्म ऑफ थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, Q2P है, P2R है, तो इट इज ए Q2R। सो QA टू RA ये आपको मिला। क्लियर। अब आंसर तो इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, जनरलाइज करना पड़ेगा। तो जनरलाइज करने के लिए हमारे पास फिर से क्या है, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। हमें यूनिवर्सल जनरलाइजेशन अप्लाई कर देंगे। पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए है ट्रू, तो x की हर वैल्यूज़ के लिए होगा ट्रू। क्लियर। तो यहाँ पर हम वापस उसको हम जनरलाइज कर रहे हैं, तो 6 में अप्लाई करेंगे यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। तो यूनिवर्सल जनरलाइजेशन ऑफ 5th क्या होगा आपका, फॉर एवरी x और आ जाएगा क्वांटिफायर, देन QX इम्प्लीकेशन RX। इन टोटल जो ऊपर के 4 रूल हैं, स्पेसिफिकेशन कह लें आपका यूनिवर्सल का और एक्सटेंशियल का, उससे हम कन्वर्ट करते हैं प्रपोजिशन में, मीन्स उसका जनरलाइजेशन ख़त्म करते हैं। जो क्वांटिफायर से क्वांटिफाइड है वो हम रिमूव कर लेते हैं। फिर हम अपने सारे रूल्स हम अप्लाई करते हैं जो प्रपोजिशंस में मैंने आपको बताए थे। सारे रूल ऑफ इन्फ्रेंस हम अप्लाई करने के बाद डिजायर्ड रिजल्ट ला देते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रपोजिशन, और फिर इसके बाद उसका हम जनरलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है। तो इस टाइप के यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन ये आपको वैलिडिटी प्रूव करनी है इस आर्गूमेंट की। एवरी लिविंग थिंग्स इज अ ह्यूमन बीइंग और एन एनिमल। मोहन इज अलाइव एंड ही इज नॉट एनिमल। ऑल ह्यूमन बीइंग हैव हार्ट्स, हैंस मोहन हैज़ ए हार्ट। ये कंक्लूजन है, मोहन हैज़ ए हार्ट। तो इसके लिए सॉल्यूशन सबसे पहले हम, अच्छा इससे पहले इसमें आपको यूनिवर्सल सेट और गिवन है। यूनिवर्सल सेट है आपके पास, यानी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, सेट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। क्लियर। तो सॉल्यूशन देखते हैं। क्योंकि सेट हमें अगर दिया है कि ऑल लिविंग थिंग्स, तो हम लिविंग थिंग्स को छोड़ देंगे, क्योंकि लिविंग थिंग्स तो सारी जो भी बात हो रही है वो लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट होगा एवरी लिविंग थिंग्स इज ह्यूमन बीइंग, तो बात हो रही है ह्यूमन बीइंग की। क्लियर। तो हम लेट एज्यूम कर लेते हैं Px है, x इज ह्यूमन बीइंग और एन एनिमल, तो यानी कि एनिमल की बात हो रही है। तो लेट सपोज इट इज ए QX, X इज एनिमल। मोहन इज अलाइव, मोहन इज अलाइव का मतलब क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स की बात हो रही थी, यहाँ पर मोहन क्या हो गया, इस सेट का एक पर्टिकुलर वैल्यूज हो गई। सो ये यहाँ पर कोई स्टेटमेंट यानी कि इसका कोई वेरिएबल्स नेम तैयार नहीं करेंगे। ही इज़ नॉट एन एनिमल, एनिमल ले चुका हूँ तो नेगेशन नहीं लेना है उसका, नेगेशन इसी से काम चल जाएगा, इट इज़ नेगेशन QX हो जाएगा। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव हार्ट, तो एक हार्ट वाली और चीज़ आई, तो RX ले लेता हूँ, X हैज़ ए हार्ट। क्लियर। आगे मोहन हैज़ ए हार्ट, सेम चीज़, मोहन एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ है इस सेट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स में। क्लियर। अब स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी कि हमें प्रूव क्या करना है वो देख लेते हैं। टू प्रूव सिंबॉलिक फॉर्म में, एवरी लिविंग थिंग्स इज अ ह्यूमन बीइंग और एन एनिमल, एवरी वर्ड यूज हुआ तो यहाँ पर यूनिवर्सल क्वांटिफायर आएगा फॉर एवरी एक्स। एवरी थिंग इज ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का मतलब PX और एन एनिमल इट इज ए QX। यूनिवर्सल क्वांटिफायर के साथ और आया क्योंकि स्टेटमेंट की डिमांड इस तरह से थी। ठीक है। मोहन इज अलाइव,
सारी अलाइव चीज़ें बात हो रही हैं। आगे चलते हैं। ही इज़ नॉट एन एनिमल, ही इज़ नॉट एनिमल, कौन? मोहन। तो पर्टिकुलर वैल्यू है मोहन, तो मोहन इज़ नॉट एनिमल, इसलिए नेगेशन लगा दिया। क्लियर? नेक्स्ट, ऑल ह्यूमन बीइंग हैव अ हार्ट, ऑल ह्यूमन बीइंग यानी कि फॉर एवरी एक्स ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग आपका पी एक्स है, हैव हार्ट यानी कि डेट मीन्स इम्प्लीकेशन आर एक्स। दिस इज द प्रॉपर्टी कि अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसके पास हार्ट है, इसलिए इम्प्लीकेशन हुआ। मोहन हैज़ ए हार्ट, हैंस मोहन हैज़ ए हार्ट यानी कि ये आपके पास क्या आ गया? कंक्लूजन आ गया। मोहन हैज़ ए हार्ट यानी कि आर एक्स की प्लेस पे क्या आएगा? मोहन। मोहन हैज़ ए हार्ट यानी कि आर मोहन। ये आपको कंक्लूजन लाना है। क्लियर? प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो भी गिवन चीज़ें हैं हम वो लिख लेते हैं। फॉर एवरी एक्स पी एक्स और क्यू एक्स, सेकेंड नेगेशन क्यू मोहन, ये दी गिवन है। थर्ड, फॉर एवरी एक्स पी एक्स इम्प्लीकेशन आर एक्स, ये तीनों चीज़ें हमारे पास गिवन प्रीमाइसेस हैं। क्लियर? आर मोहन लाना है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम करते हैं। फर्स्ट और थर्ड में हम स्पेसिफिकेशन अप्लाई करते हैं और यूनिवर्सल क्वांटिफायर से है तो हम यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पे हम यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? पी, क्योंकि यहाँ पर बात मोहन की हो रही है, पर्टिकुलर वैल्यू मोहन है, तो यहाँ पर मोहन डाल दूंगा और क्यू मोहन। ठीक है, ये क्या हुआ? हेयर अप्लाइड यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट। फिफ्थ, अगेन हम यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, और बेटा क्वेश्चन में आप इस तरह से ये चीज़ मेंशन भी करोगे, इससे पता चलता है कि आपने कौन से रूल अप्लाई किए हैं। यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन ऑफ थर्ड। क्लियर? करेंगे तो क्या होगा? एक्स की वैल्यू पर्टिकुलर, यहाँ पर पर्टिकुलर वैल्यूज की बात हो रही है मोहन की, सो मोहन आर मोहन। अब नाउ सेकेंड नंबर का, चौथा नंबर, फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर, ये हमारे पास अब प्रपोजिशन फॉर्म में है। अब हम पुराने पिछले सारे रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? ताकि मैं आर मोहन ला सकूं। तो आर मोहन तक लाने के लिए डिसजंक्टिव सिलोगिज्म लगा देते हैं सेकेंड में और फोर्थ में। तो डिसजंक्टिव सिलोगिज्म ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ कितना आएगा? नेगेशन क्यू मोहन, इधर और के बाद नेगेशन क्यू, सॉरी क्यू मोहन है। ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या? पी मोहन मिल जाएगा एज ए वैलिड कंक्लूजन। सो इट इज ए पी मोहन। नाउ सेवेंथ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वी सिंपली अप्लाई मॉडस पोनेंस, आर मोहन मिल जाएगा। सो अप्लाई मॉडस पोनेंस ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अप्लाई करने के बाद पी मोहन इधर है तो हमें कंक्लूजन क्या मिलेगा? आर मोहन। और यही हमें डिजायर्ड है। जनरलाइजेशन नहीं करेंगे क्योंकि रिजल्ट हमें इसी फॉर्म में चाहिए, इट इज ए आर मोहन। क्लियर? सो हैंस आर्गुमेंट इज
valid, hence argument is valid. क्लियर? यूनिवर्सिटी में आए हुए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. क्वेश्चन है so that negation p a comma b follows logically from for every x for every y p x comma y implication w x comma y and negation of w a comma b. यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है. सॉल्यूशन देखते हैं. बस ये है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि ए कॉमा नेगेशन ए कॉमा पी ए कॉमा बी आपको निकालना है. ठीक है, इन दोनों प्रपोजिशन से. ठीक है, जहाँ पर ए बी क्या होंगी, पर्टिकुलर वैल्यूज़ हो जाएंगे. सो सॉल्यूशन के लिए अगेन हमें जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं. गिवन है फॉर एवरी एक्स फॉर एवरी वाई पी एक्स वाई इम्प्लीकेशन डब्ल्यू एक्स कॉमा वाई. क्लियर? दूसरा है आपको गिवन है नेगेशन डब्ल्यू ए कॉमा बी. ये दोनों चीज़ें आपको गिवन होगी. ठीक है. सो थर्ड अप्लाई करेंगे यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट. तो यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट क्या होगा, फॉर एवरी हट जाएगा, यानी क्वांटिफायर्स रिमूव हो जाएंगे और पर्टिकुलर वैल्यूज आ जाएगी. पर्टिकुलर वैल्यूज में एक्स की प्लेस पे ए आ जाएगा और वाई की प्लेस पे बी आ जाएगा. सो पी ए कॉमा बी इम्प्लीकेशन डब्ल्यू ए कॉमा बी. क्लियर? सिंपल मॉडस टॉलरेंस अप्लाई कर दें. नेगेशन पी चाहिए तो क्या है, ये नेगेशन डब्ल्यू है, यहाँ पर डब्ल्यू है, अपोजिट है, तो इसका मॉडस टॉलरेंस में इसका अपोजिट मिल जाता है, यानी कि नेगेशन पी मिल जाएगा. नेगेशन पी ए कॉमा बी बाय यूजिंग मॉडस टॉलरेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड. सो अप्लाई मॉडस टॉलरेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड. ये रिजल्ट चाहिए था. क्लियर? एक क्वेश्चन और करते हैं. प्रूव द फॉलोइंग. Prove the following using indirect method. For every x px or qx for every x px or extensial quantifier x qx. ये भी यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन. अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, डेट मीन्स ये सेपरेटर है, ये आपको है ना प्रमाइसिस में दिया हुआ और यहाँ पर आपके पास ये क्या है, सॉल्यूशन. इसका ये आपको कंक्लूजन दिया हुआ है.
ये कंक्लूजन है, ये प्रोमाइसिस है आपकी। क्लियर? इसके थ्रू आपको सेपरेट किया गया है। अब यहाँ पर देखा है कि यूज़ क्या कहा गया उन्होंने, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का यानी वो कंटेंजेंसी वाला मेथड की बात हो रही है। कंटेंजेंसी वाली मेथड्स में फिर से आपको मैं बता दूँ कि जो कुछ भी कंक्लूजन दिया है उसको हम नगेट करके, उसका नेगेशन निकाल के हम गिवन प्रमाइसिस में उसको एंट्री दे देते हैं, फिर उसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। अगर कंसिस्टेंसी बनी रहती है तो डेट मीन्स ये इनवैलिड हो जाता है। अगर इनकन्सिस्टेंट हो जाती है हमारी प्रमाइसिस यानी कॉन्ट्राडिक्शंस मिलता है तो ये हमारी क्या हो जाती है, आर्गूमेंट वैलिड हो जाता है। ठीक है ना? तो इसको उससे पहले आपको है ना सॉल्व करने से पहले इसका नेगेशन करना पड़ेगा कंक्लूजन का। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख देता हूँ, सिंस फॉर एवरी एक्स पी एक्स और एक्सटेंशियल क्वांटिफायर एक्स क्यू एक्स इज रिक्वायर्ड, conclusion, so we will introduce a new premise। वो न्यू premise क्या होगी, negation होगा किसका, कंक्लूजन का। कंक्लूजन है आपके फॉर एवरी एक्स पी एक्स और एक्सटेंशियल देयर एग्जिस्ट एक्स क्यू एक्स, इसका नेगेशन कर लेते हैं इसको। तो डेट इज इक्वल टू डी मॉर्गन से अप्लाई कर देते हैं। तो आप आफ्टर अप्लाइंग डी मॉर्गन से क्या हो जाएगा, नेगेशन यहाँ पर रहेगा। क्लियर? ये और है किस में चेंज होगा, एंड में, और नेगेशन क्यू एक्स। क्लियर? आपको नेगेशन करना भी बताया, यहाँ पर मैंने अप्लाई किया डी मॉर्गन्स। ठीक है? अब यहाँ पर आपको नेगेट करना भी बताया पिछली क्लास में। तो क्या होगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर किस में चेंज होगा, एक्सटेंशियल क्वांटिफायर में, और नेगेशन किसका होगा, अंदर वाली प्रपोजिशन का। ये फर्स्ट हो गया। एंड सेम मैनर में ये रिमूव होगा, नेगेशन रिमूव होगा। नेगेशन रिमूव होते ही जो एक्सटेंशियल क्वांटिफायर है वो एक्सटेंशियल क्वांटिफायर आपका किस में चेंज हो जाएगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर में। तो फॉर एवरी एक्स, और नेगेशन क्या होगा, नेगेशन क्यू एक्स। क्लियर? इसकी मुझे आप, ये हमारे पास नेगेशन हो गया कंक्लूजन का। ठीक है? तो अब हमें गिवन क्या है, टू प्रूव। क्लियर? गिवन है हमें फर्स्ट फॉर एवरी एक्स पी एक्स और क्यू एक्स, ये चीज़ गिवन है, यानी कि इट इज ए गिवन प्रमाइस। और हमारे पास एज्यूम्ड प्रमाइस कौन सी हो जाएगी, इट इज ए एज्यूम्ड प्रमाइस, यानी दैट इज implication there exists x negation px and for every x negation qx, it is a desired। ठीक है? assumed। अगेन पहले और दूसरे, पहले वाले में हम अप्लाई कर देते हैं यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन। सो यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट, क्या मिलेगा इस टाइम, यूनिवर्सल क्वांटिफायर रिमूव होगा। पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए बात कर ले तो मैं ए लिख लेता हूँ और यहाँ पर बी लिख लेता हूँ, सॉरी ए लिख लेता हूँ दोनों में, क्यू है। ठीक है? फोर्थ, यहाँ पर क्योंकि एक्सटेंशियल क्वांटिफायर भी है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, तो यहाँ पर हम दोनों अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं आपका एग्जिस्टेंशियल
एक्सटेंशियल एंड यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन ऑफ किसका, सेकेंड का। सो नेगेशन पी ए एंड एक्सटेंस यूनिवर्सल क्वांटिफायर हटेगा तो क्या मिलेगा, नेगेशन क्यू ए। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर हम अप्लाई क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम मुझे कॉन्ट्राडिक्शन चेक करना है, तो कॉन्ट्राडिक्शन चेक करने के लिए मैं यहाँ पर इसी वाले में फिर से मैं क्या लगा देता हूँ, डी मॉर्गन से अप्लाई कर देता हूँ। तो डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ फोर्थ यूजिंग, ठीक है। सो नेगेशन बाहर हो जाएगा पी ए और क्यू ए। ये थर्ड नंबर पर और फोर्थ नंबर पे दोनों चीज़ें एक हैं, एक जैसी हैं, बस यहाँ पर नेगेशन है, मतलब सेम बट इन अपोजिट नेचर। तो अगर हम इन दोनों का कंजंक्शन करते हैं, कंजंक्शन ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ, तो आपको क्या मिलेगा, पी ए और क्यू ए एंड कंजंक्शन मीन्स एंड नेगेशन पी ए और क्यू ए। ये ऑलवेज फॉल्स होगा, ये ऑलवेज आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। ये अगर ये क्वांटिटी है आपके पास ट्रू होगी तो ये नेगेशन है तो ये फॉल्स हो जाएगी, तो दोनों का एंड करेंगे फॉल्स। अगर ये फॉल्स होता है तो ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर, दोनों के एंडिंग तब भी फॉल्स, यानी कि ये हमेशा लीड किसको करेगी, इट इज ऑलवेज फॉल्स। ऑलवेज फॉल्स का मतलब है नहीं कॉन्ट्राडिक्शन, हाँ एग्जैक्टली बेटा, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन की वजह किसकी वजह से आया, कॉन्ट्राडिक्शन जो इसकी वजह से आया जो हमने यहाँ पर एज्यूम्ड प्रोमाइसेस की है, इसकी वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, यानी कि इसका अपोजिट सही है। अपोजिट क्या है, मतलब ये कंक्लूजन ये सही होगा, तो इसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो गिवन लॉजिकल implication hold, या given conclusion is valid। क्लियर, क्लियर, क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। इसमें अब आपसे कुछ और पार्ट पूछे जाते हैं। यहाँ पर मेन चीज़ है कि क्यू जो दिया है, क्यू एक्स को वाई रिलेशन है, एक्स हैज़ सेंट अ लेटर टू वाई, और एक्स वाई हैं वो आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं। क्लियर, पहला स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट एक्स, देयर एग्जिस्ट वाई, क्यू एक्स कॉमा वाई। इसको ट्रांसलेट करना है, यहीं पर हाथ के हाथ ट्रांसलेट करते जाते हैं। क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, देयर एग्जिस्ट एक्स, दैट मीन्स देयर इज अ स्टूडेंट, क्योंकि सम स्टूडेंट की बात हो रही तो देयर इज अ स्टूडेंट, और एटलीस्ट वन स्टूडेंट की बात हो रही तो देयर इज अ स्टूडेंट। रिलेशन एक्स कॉमा वाई का किस तरह से, क्यू एक्स कॉमा वाई, एक्स सेंट अ लेटर टू वाई, तो देयर इज अ स्टूडेंट हु सेंट ए लेटर टू, लेटर यहाँ पर भी क्या है, एक्सटेंशनल क्वांटिफायर वाई में लगा हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट्स को गया होगा टू सम वन इन दी क्लास। यूनिवर्सल सेट आपको
क्लास का दिया उधर हुआ है। स्टूडेंट नहीं लिख सकते थे क्या था? सर? समवन इन द क्लास की जगह सर अनदर स्टूडेंट्स इन द क्लास नहीं लिख सकते थे? टू सम स्टूडेंट लिख सकते थे, सम स्टूडेंट इन द क्लास। अनदर स्टूडेंट्स, अनदर का मतलब कि यह सम से नहीं हो पा रहा ना, कि सम होगा या अनदर का मतलब कि सारे हो गए। तो सम वन की जगह आप यूज़ कर सकते हैं टू सम स्टूडेंट हो सकता है, एक की जगह हम सम वन लगा लेते, सम स्टूडेंट्स लगा लेते हैं। ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट स्टूडेंट है देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर एवरी वाई क्यू एक्स कॉमा वाई। अब चेंजेस कितना हुआ इसमें? चेंजेस यहाँ पर इतना हुआ कि यहाँ पर एक्सटेंशन क्वांटिफायर, यहाँ पर ऑल आ गए, तो यहाँ पर कितना सम वन की जगह कि एवरी वन हो जाए, एवरी स्टूडेंट हो जाएगा। सो देयर इज अ स्टूडेंट who sent a letter to every, क्योंकि यहाँ पर for every है, in the class। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं सी देता हूँ आपको, यहाँ पर चेंज करता हूँ फॉर एवरी एक्स एक्सटेंशन क्वांटिफायर वाई क्यू एक्स कोमा वाई। अब कितना चेंज हुआ? यहाँ पर अभी तक स्टेटमेंट में देयर एग्जिस्ट था एक्स, और यहाँ पर यूनिवर्सल क्वांटिफायर आया। सो एवरी स्टूडेंट has sent a letter to some student, क्योंकि सम इसलिए क्योंकि एक्सटेंशन क्वांटिफायर है, सम स्टूडेंट इन दी क्लास। डी अगर मैं लेता, यहाँ पर मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। अब पोजीशन मल्टीपल क्वांटिफायर्स में मैंने बताया था, पोजीशन अगर चेंज होगी तो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सटेंशन क्वांटिफायर वाई है, और यहाँ पर एक्स सेंड कर रहा है लेटर किसको, वाई को। ठीक है ना। सेंटेंस क्या बनेगा, देयर इज सम, एक्सटेंशन क्वांटिफायर की वजह से आपका सम आया, सम स्टूडेंट इन क्लास टू whom, यानी वाई को लेटर मिल रहा है ना, तो टू whom एवरीवन, एवरीवन किसकी वजह से, यूनिवर्सल क्वांटिफायर की वजह से, एवरीवन हैज सेंट अ लेटर। क्लियर। लास्ट वन ई, अगर यहाँ पर दोनों में एक्सटेंशन क्वांटिफायर होता है और पोजीशन पहले वाले से चेंज की है, तब क्या होगा, देयर इज सम स्टूडेंट, सम स्टूडेंट है, देयर इज सम स्टूडेंट इन दी क्लास टू whom, एवरीवन की जगह कितना आ जाएगा, पहले वाले स्टेटमेंट में एवरीवन था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समवन हैज सेंट अ लेटर। क्लियर।